हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे, ये आपका क्लास 10th मैथ अनसोल्ड चल रहा है। ठीक है, आज हम सेट नंबर 3 2020 822 MY पढ़ेंगे। ठीक है, इस सेट के आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्प क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या पाएंगे। निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? ठीक, तो देखिए ये चार ऑप्शन दिए हैं, हमें इनमें बताना है सहअभाज्य संख्याओं का युग्म। देखिए सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं, मतलब कोई दो अभाज्य संख्याएं दी हैं आपको और उनका एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक अगर एक हो तो वे संख्याएं कैसी होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं होती है। चलिए इनमें से चेक करते हैं कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखिए 14 और 35 चेक करिए। 14 और 35, 14 और 35 को मैं लिखूंगा 2 गुणा 7। ठीक है, और 35 को मैं लिखूंगा 5 गुणा 7। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, मतलब इनमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है जी 7, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7। तो ये तो होगा नहीं, पहला पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे। 18 को मैं लिखूंगा इस तरह से। देखिए 2 तिया 6 और 6 तिया 18। अब 25 को लिखूंगा। 25 को मैं कैसे लिखूंगा? देखिए 5 गुणा 5। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ मतलब 18 का एचसीएफ, 18 और 25 का एचसीएफ 1 होगा। क्या होगा? क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 31 तिया 93 होता है, इसका 3 हो जाएगा, सॉरी 31 हो जाएगा एचसीएफ, और 32 दूनी 64, इसका भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपकी आंसर माला में ये वाला ऑप्शन दिया है जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, उत्तर वाला में उत्तर देख लेते हैं, सही से कैलकुलेशन करते नहीं है और आप फिर मुझे कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर आपने गलत करा दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा जो कि आपके उत्तर माला में ये दिया है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के ख्या पॉइंट पर। एक बिंदुओं 7 और -6 और 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु संबंधित है, वो किस चतुर्थांश में स्थित है बिंदु? ठीक है, तो इस वाले को रफ करता हूं मैं, क्या वाले को। चलिए भाई, अब देखेंगे 1 का ख्या पॉइंट। देखिए 1 के ख्या पॉइंट में क्या दिया है? एक बिंदु 7 और -6 3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए भाई, आपके पास में ये कोई बिंदु है P। ठीक है, कोई P बिंदु के निर्देशांक है भाई XY। ठीक है, और क्या दिया है? और दिया है 7 और 6। आप इसको A मान लेंगे। A बिंदु के निर्देशांक है 7 और -6। बी बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं? बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं जी 3 4, दिए हैं 3 4। ठीक, अब देखिए ये एक दूसरे को किस अनुपात में बांट रहे हैं? M/N के, मतलब 1:2 के, 1:2 के अनुपात में ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको हम M1 मान सकते हैं, इसको M1:M2, 1:2 के अनुपात में एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना है? तो विभाजन बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए xy इज इक्वल टू m1x2 m2x1 अपॉन में किसके? m1 प्लस m2, और ये क्या हो जाएगा? m1y2 m2y1 अपॉन में किसके? m1 प्लस m2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। चलिए ये हो गया xy इज इक्वल टू
समझो, देखिए एक्स वाई, ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है, ये m1, ये m2, ठीक, समझिए। तो m1 का मान हम लगाएंगे, m1 का मान है जी आपके पास में 1, x2 का मान है 3, x2 का मान है 3, m2 का मान है 2, x1 का मान क्या है, x1 का मान है 7 बटे किसके m1 m2, 1 + 2, ठीक है, m1 y2, m1 का मान है 1, y2 का मान क्या है, y2 का मान है 4 प्लस m2 का मान क्या है, m2 का मान है 2, y1 का मान है -6 अपॉन में m1 m2 कितना, 1 + 2, ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 2 1 कितना हो गया, 2 1 हो गया 3, ठीक, 4 एकम 4 और 6 दूनी 12, ओपन अपॉन में किसके 2 1 3, ठीक है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 14 3 17, 17 बटे 3, 14 में से सॉरी 4 में से 12 घटा दिया -8 बटे 3। अब ये बताना है ये किस चतुर्थांश में स्थित है, वो बोल रहा है चतुर्थांश बताना है, बिंदु संबंधित है किस चतुर्थांश से संबंधित है। देखिए मैं आपको ग्राफ बना करके बता दूंगा, आप देखेंगे ये होगा आपका, ये होता है x x डैश, ये होगा y y डैश, ठीक है, ये कोई मूल बिंदु O है। प्रथम चतुर्थांश जो आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं प्लस प्लस, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश सेकंड चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं माइनस माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं प्लस और माइनस। तो इस अकॉर्डिंग देखिए चिन्ह आ रहा है शुरू में प्लस बाद में माइनस, तो मतलब चौथे चतुर्थांश को ये सपोर्ट करेगा, तो इसका आंसर चौथा चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे गैप पॉइंट। गैप पॉइंट में देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई हमें इसमें बतानी है। चलिए ख्या वाले पॉइंट को मैं रफ करता हूं। देखिए दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई है। चलिए भाई गैप वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। गैप वाले पॉइंट देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है हमारे पास में। क्या है भाई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। ये होगी जी आपकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, ठीक है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। ये कोई 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी भाई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के केंद्र से। देखिए ये वृत्त का केंद्र सेंटर, ठीक, और पूरे चक्कर में मतलब पूरे घेरे की जो लंबाई होती है उसको परिधि बोलते हैं। और वृत्त के केंद्र से मतलब इस वृत्त के केंद्र से यहां से इस पूरे मैं जहां भी खींचूंगा वृत्त के केंद्र से पूरी परिधि तक कोई भी दूरी खींचूंगा तो उसकी त्रिज्या होती है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम उसकी त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर, ठीक। एक बिंदु 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है 13 सेंटीमीटर दूर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। देखिए ये वही एक स्पर्श रेखा है, ये इस तरह से एक स्पर्श रेखा है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी ये हो गया भाई 13 सेंटीमीटर, कितनी दी है ये
13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, कोई बात नहीं है, हमने टी दे टी का मतलब टेंजेंट स्पर्शरेखा। अब इसको मैं इससे मिला दूंगा। ठीक है, इसको मैंने पी मान लिया, कोई बिंदु पी मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, कोई बिंदु पी। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया, उसके केंद्र से, केंद्रीय उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई है। तो हमें स्पर्शरेखा की लंबाई बतानी है। तो स्पर्शरेखा देखिए 13 सेंटीमीटर दूर स्पर्शरेखा की लंबाई। अब ये क्या हो गया, ओपी। ओपी हमें इसमें बताना है, ओपी कितना हो जाएगा, ओ से पी तक की डिस्टेंस इसमें हमें बतानी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ समकोण। कौन सा बन रहा है, यहाँ समकोण बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा टी पे। तो अब हम लगाइए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओटीपी में, समकोण त्रिभुज ओटीपी में, ओटीपी में लगाइए क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना हो गया, 13 का वर्ग, लंब लंब ये मान लेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग, आधार मान लीजिए हमें निकालना है। ठीक है, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25 प्लस आधार का वर्ग, ये हो गया 169 माइनस 25 कितना हो गया भाई, 144। ठीक है, ये आधार हो गया भाई, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग 144, इसको भी आप आधार का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं लगा दूंगा 12 का वर्ग, 144 को 12 का वर्ग करेंगे तो आधार का वर्ग, इसका मैं वर्गमूल निकाल दूंगा भाई, वर्ग से रूट कैंसिल होगा, तो 12 बराबर किसके हो गया, आधार के हो गया। तो ये कितना हो गया भाई, 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, इसकी दूरी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इसका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आप इसको इस तरह करें। अब हम 1 का घ पॉइंट देखेंगे। यदि x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 cos 60 तो x का मान होगा। इसमें हमें x का मान बताना है। देखिए भाई किस तरह से हम इसको करेंगे, घ वाला पॉइंट, x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 cos 60। देखिए x tan 45 का मान हो गया 1, cos 60 का मान कितना, 1/2। ठीक, और sin 60 का मान कितना, √3/2। sin 60 का मान है जी √3/2, और ये कोट 60 है, सॉरी ये यहां पे कोट 60 है, कोट, इसको कोट 60 कर लीजिए आप, कोट 60। ठीक है, अब कोट 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, इसका उल्टा कर दूंगा 1/√3, कोट 60 का मान, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो x/2, x की एक गुणा कर दी 1 और 1 की एक गुणा कर दी 1, तो x/2। अब ये हो गया 1/2। देखो इस दो की, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया भाई, x का मान हो गया 1। x का मान क्या हो गया, 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक, इससे आगे चलते हैं। डे वाले पॉइंट में देखिए क्या दिया है, एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते। आच्छादित का मतलब जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करते। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार का मतलब जो साफ करता है,
बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल है। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। इसको घ वाले पॉइंट को मैं रफ कर लेता हूं। देखिए भाई क्या दिया है, एक कार के 2 वाइपर है, 2 वाइपर है, एक जब अप मतलब एक अप होता है तो दूसरा डाउन होता है, एक अप डाउन इस तरह से वो सफाई करते हैं कार के शीशे की, ठीक है, जो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो हम इसको लिखेंगे डे वाले पॉइंट को, तो यहां लिखेंगे वाइपर की लंबाई, वाइपर की लंबाई L बराबर, देखो भाई ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये त्रिज्या है, क्या है आपकी त्रिज्या, ठीक है भाई। तो वाइपर की लंबाई L बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक, जो ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी। अब जो 120 डिग्री के कोण पर, तो त्रिज्या कोण कितना हो जाएगा इसका, थीटा बराबर 120 डिग्री, त्रिज्या कोण थीटा बराबर 120 डिग्री, ठीक। अब ये करा पत्तियों को प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल। कितनी पत्ती है, ये आपकी 2 पत्ती है, मतलब 2 वाइपर है। जब 2 वाइपर है तो यहां लिखेंगे 2 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 2 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 2 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब 2 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये होगा 2 गुना पाई, आर क्या है, आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना, थीटा बराबर है 120 डिग्री, 120 बटे किसके 360 डिग्री। इस समय इसको 120 से इसको काट दूंगा 3 बार, तो ये हो गया 2/3 और पाई आर स्क्वायर, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर। प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका ऑप्शन 4 ठीक होगा। जबकि आपकी उत्तर माला में डे का कौन सा पॉइंट दिया है, डे का दिया है वही सेकंड पॉइंट दिया है, ये वाला दिया है इसका 2/3 पाई आर, जो किसी भी एंगल से ठीक नहीं होगा, सेकंड वाला, इसका 4th ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। देखिए आपकी उत्तर वाला में बहुत क्वेश्चनों के आंसर गलत दिए हुए हैं। देखिए मैं अपने तरीके से पूरा प्रयास करता हूं कि आपको बिल्कुल सही कराया जाए, लेकिन 1% चांस कोई मिस्टेक हो सकती है गलती से, लेकिन आप उसके लिए कोई ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने तरीके से बिल्कुल आपको प्रयास करता हूं कि बिल्कुल सही कराया जाए आपको, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए अब हम 6 पॉइंट पढ़ेंगे। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है, तो हमें 53 रविवार होने की प्रायिकता बतानी है। इसको मैं डे वाले पॉइंट को रफ करता हूं, ठीक है। चलिए भाई 6 वाला पॉइंट देखते हैं। 6 वाले पॉइंट में क्या है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखिए एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। तो यहां लिखेंगे एक सामान्य वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन, 365 दिन या 52 पूर्ण सप्ताह, 52 पूर्ण सप्ताह, समझो एक मिनट। आप देखिए
हमारे पास में 365 दिन है, हम 365 दिन को 7 से भाग दे देंगे। लीजिए 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो गया। 36 में से 35 घटा दिया 1 हो गया, 5 उतार दिया। अब 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटा दिया 1, तो एक दिन शेष बच रहा है, एक दिन शेष बच रहा है, एक दिन शेष बच रहा है। ठीक, तो एक सामान्य वर्ष में 365 दिन, ये वाले 365 दिन, 365 दिन और 52 पूर्ण सप्ताह। कितने होते हैं? 52 पूर्ण सप्ताह। 52 पूरे 52 सप्ताह होते हैं एक सामान्य वर्ष में। 365 दिन या 52 पूर्ण सप्ताह, 52 पूर्ण सप्ताह और एक दिन शेष बचता है, और एक दिन शेष बचता है। क्या बचता है भाई? एक दिन ये शेष बच रहा है, एक दिन शेष बचता है। यह एक दिन, यह एक दिन हो सकता है, यह एक दिन हो सकता है, यह एक दिन हो सकता है। यह एक दिन कौन सा हो सकता है भाई? देखो, यह एक दिन हो सकता है। आप इसको फर्स्ट सेकंड करके लिखेंगे या ABCD करके लिख लेंगे। चलिए फर्स्ट लिख लेंगे। फर्स्ट सोमवार हो सकता है, सेकंड में मंगलवार हो सकता है। यह एक दिन क्या हो सकता है? सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। नंबर 3 बुधवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, और बृहस्पतिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, 6 शनिवार हो सकता है, और 7 रविवार हो सकता है। अब समझिए, बोल रहा है कि ये 7 दिन हो सकते हैं। एक दिन जो बचा हुआ है ना हमारा, एक दिन में से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार कोई एक दिन हो सकता है। मतलब 52 पूर्ण सप्ताह है और एक दिन शेष बच रहा है। तो इन 7 में कोई एक दिन, मतलब कोई एक दिन क्या होगा भाई? 52 पूरे सप्ताह तो है, तो एक दिन कोई भी होगा। मान लीजिए 53 रविवार, 53 सोमवार हो सकते हैं, मंगलवार हो सकते हैं, बुधवार हो सकते हैं, और बृहस्पतिवार हो सकते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी एक, मतलब कोई भी 53 हो सकते हैं, 53 हो सकते हैं। 52 तो आपके 52 तो सभी दिन होते हैं। एक बोल रहा है 53 होने की प्रायिकता, तो इसमें बोल रहा है रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो लिखिए, इसमें लिखेंगे या लिखिए 53 रविवार होने की प्रायिकता। 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति है आपकी 1, मतलब 1 रविवार होगा। 53 रविवार में 1, और कुल परिस्थिति 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी? 7, तो 1/7। मतलब 53 रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी 1/7, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति रविवार 1 है और कुल परिस्थिति 7 है, तो 1/7 इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आप इसको इस तरह करें। अब हम 2 का क्या पॉइंट देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, हमारे पास क्या है? सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं, एक त्रिभुज है हमारे पास में, ये हो गया त्रिभुज ABC। ABC त्रिभुज ABC,
त्रिभुज ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रम से डी और ई मान लीजिए, हमने डी और ई मान लिए, ठीक है, डी और ई है। अब इसमें लिखेंगे, यहां लिखिए, देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ये मान लिए भाई, हमने माना त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एडी और एसी, यहां लिखिए भुजाओं एडी और एसी, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एडी और एसी के मध्य बिंदु क्रम से, मध्य बिंदु क्रम से मध्य बिंदु क्रम से डी और एफ है, डी और ई है, मध्य बिंदु क्रम से डी और ई है, ठीक है। देखिए त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एडी और एसी के मध्य बिंदु क्रम से डी और ई है। अब आप देखिए चित्र से चलेंगे अपना, तो लिखिए चित्र से, चित्र से देखिए एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, मतलब एडी बराबर हो जाएगा डीबी के, तो लिखिए चित्र से एडी बराबर किसके, एडी बराबर हो गया डीबी, एडी बटे डीबी, तो मैं लिख लूंगा इसको एडी बटे डीबी। जब ये डीबी इसके नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट में कर लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब पुनः देखिए, पुनः अब की बार क्या करूंगा, एई बटे ईसी, मतलब एई बराबर हो जाएगा ईसी के, एई देखिए एई, एई बराबर किसके, ईसी, एई बराबर ईसी, तो एई बटे ईसी, एई बटे ईसी बराबर किसके 1 के, ये होगी सेकंड, कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड। अब देखिए एडी बटे डी भी 1 के बराबर है और एई बटे ईसी भी 1 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं समीकरण फर्स्ट और सेकंड में दोनों को बराबर रख दूंगा, एडी बटे डी भी एई बटे ईसी। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, तो एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर किसके, एई बटे ईसी, एई बटे ईसी, एई बटे ईसी, तो एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी यदि ये बराबर है तब हम लिख सकते हैं क्या, डीई, डीई पैरेलल है, डीई समांतर है बीसी के, डीई पैरेलल है, डीई समांतर है बीसी के, ठीक है। क्यों, तो यहां लिखेंगे आधारभूत, आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिक, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ये हो जाएगा ना डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज की, यानी को अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज, एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज की दो भुजाओं, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदुओं को
मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। टू का ख पॉइंट देखेंगे। यदि sec 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री, जहां 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, sec 4 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री। तो देखिए ये sec के पदों में है, ये कोसेक के पदों में है। तो मुझे क्या करना है, आप जानते होंगे मतलब दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री हो, दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण से हम देखिए, आप जानते होंगे ये हो गया sec 4 थीटा। sec 4 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री। तो मैं sec थीटा को इस तरह से लिख सकता हूं, कोसेक 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण में आप जानते होंगे कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां अप्लाई कर दिया, क्योंकि sec को मैंने कोसेक के पदों में लिख दिया। और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा। दोनों साइड से कोसेक खत्म कर दीजिए, तो 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 20 डिग्री। ठीक, आप इस 20 डिग्री को उठा करके इधर जाएंगे, इधर आकर कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ये माइनस का इधर 20 डिग्री प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 4 थीटा इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 थीटा इधर जाके प्लस का 4 थीटा हो गया। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 110 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 5 थीटा। ठीक है, तो 110 बटे 5 इज इक्वल टू थीटा। इससे इसको कैंसिल करूंगा कितनी बार, 22 बार। 5 से 22 पंजे 110 होता है, तो थीटा बराबर किसके हो गया जी, 22 डिग्री। तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, 22 डिग्री। आप इसको इस तरह करें। टू का क्या पॉइंट देखेंगे, एबीसीडी 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। एबीसीडी को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं, ये 4 समान वृत्त खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों की बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग है। ठीक है, देखिए भाई, इसमें हमें दिया क्या है, एक वर्ग दिया है। देखिए वर्ग की भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी पूरी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। वर्ग को हम ए बी सी डी, ये आपको वर्ग दिया है ए बी सी डी। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखिए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का वर्ग। और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, 14। 14 का वर्ग, 14 का वर्ग कितना हो गया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या करना है, ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए आप समझेंगे, ये हमारे पास में एक सर्किल है। क्या है, सर्किल है। इसको आप 4 भागों में बांट दीजिए। कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। ठीक, अब आप समझिए
ये जो है ये वाला, ये वृत्त का चौथा भाग है। कौन सा भाग है? वृत्त का चौथा भाग। ठीक है, तो इस तरह से ये वृत्त के चार चौथे भाग है, मतलब वृत्त का चतुर्थांश है। तो आप लिखेंगे, यहां लिखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मैं क्या कर दूंगा, ये वृत्त का चौथा भाग है तो इसका 1/4 भाग कर दूंगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान कितना? 22/7। त्रिज्या r कितनी है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, तो ये होगी 7, ये हो गया 7। समझिए, 7 से कटेगा 7, 2 से इसको काट दिया 2 बार, 2 दूनी 4, 11 बार इसको काट दिया। ठीक है, अभी कितना हो गया? 11 सत्ते 77/2, 11 सत्ते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4/4 का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो लिखिए, अब यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस यानी कि 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि 4 है ना, 4 वृत्त, 4 गुना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 गुना ये हो गया जी 77/2। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे इसको काट दिया 2 बार, तो 196, और ये कितना हो गया? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है 15, तो 154। 196 में से 154 में घटा दूंगा, 6 में से 4 घटा दिया 2। ठीक है, अब यहां हो गया 19, सॉरी 14, सॉरी 18, 18 में से ये, अरे सॉरी 6 में से 4 घटा दिया 2 हो गया, 19 में से 15 घटाऊंगा 4 बचेगा, तो 42, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम 2 का घ पॉइंट पढ़ेंगे। एक थैले में 5 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंद है। एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एक थैला है हमारे पास में, एक थैला है भाई इस तरह से, ये एक थैला है, ये ठीक। इस थैले में, एक थैले में 5 लाल गेंद है, कुछ नीली गेंद है। तो भाई कितनी लाल गेंद है? तो आपके पास में 5 लाल गेंद है, 1 2 3 4 5, ये लाल मतलब रेड, ठीक है। तो कितनी लाल गेंद है? 5 लाल गेंद है। अब नीली गेंद हमें पता नहीं, मान लो, मैंने मान लिया, माना नीली गेंद मैंने मान ली जी ए है, कितनी है? ए है, ठीक है। लाल गेंद, ये 5 लाल गेंद है और ए नीली गेंद है, ए नीली गेंद है, ठीक। चलिए, तो यहां लिखो माना नीली गेंद, माना नीली गेंद मैंने मान ली ए, नीली गेंद कितनी मान ली? ए मान ली।
लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद है जी 5 थैले में। लाल गेंद कितनी? 5। कुल गेंद कितनी हो जाएगी? कुल गेंद हो जाएगी भाई, ए तो नीली गेंद है और 5 लाल गेंद है, तो कुल गेंद हो जाएगी a + 5। अब वो बोल रहा है प्रश्न के अनुसार, वो बोल रहा है क्या? एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लिखिए एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर है किसके? एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर है एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के 2 गुनी है। तो 2 गुणा एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, 2 गुणा एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता 2 गुणा एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब ये बताइए प्रायिकता क्या होती है? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति नीली गेंद निकालने की, नीली गेंद कितनी है? a, तो a बटे कुल गेंद कितनी है? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति a + 5। अब यहां चलेंगे 2 गुणा एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद कितनी है? 5, अनुकूल परिस्थिति 5 और कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी? a + 5। a + 5 ये रहा, a + 5 ये रहा, a + 5 से a + 5 कैंसिल हो गया, तो a बराबर 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो a बराबर 10। पूछ रहा क्या था? नीली गेंदों की संख्या। तो नीली गेंद कितनी होगी? 10। तो यहां लिखो अतः नीली गेंदों की संख्या, अतः नीली गेंदों की संख्या बराबर किसके? 10 के। भाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे ये 2 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आशा है आज जितना आपको पढ़ाया वो सब समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी 10th क्लास मैथमेटिक्स की अच्छे से तैयारी करते रहे। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।